स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम करने वाले क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो कि है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फ्रूट। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर आप समझने वाले हो कि कैसे हमारे जो अर्टिमन्स जो खाने को जमा करते थे, खाने को बटोरते थे, गैदरर्स, वो कैसे खाने को उन्होंने उगाना शुरू कर। अब वो क्या प्रोसेस रही थी जिससे अचानक से उन्होंने, अचानक से नहीं वैसे ये काफ़ी स्लो प्रोसेस थी जिसको काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा। अगर हम एवोल्यूशन की थ्योरी माने उसके हिसाब से तो काफ़ी टाइम लगा कैसे हम लोगों ने खाना उगाना शुरू करा। जो नीनू, एक लड़की है जिसका नाम नीनू, वो अपनी घर में खाना खा रही थी। अब उसका जो वो खाना खा रही थी वो उसकी दादी ने ना अपने गार्डन में उगाया हुआ था सारा खाना। फिर वो सोचती है कि वो जो खाना ही रेगुलरली अपने घर में खाती ना, वो खाना काफ़ी डिफरेंट था उस खाने के मुकाबले जो उसने एक स्कूल ट्रिप में जब वो मध्य प्रदेश गई थी तब खाया था। वो काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड स्पाइसी था और जो उसके घर में खाना मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा प्लेन है और इतना हॉट एंड स्पाइसी नहीं। तो वो सोचती है ऐसा क्यों, खाना इतना डिफरेंट क्यों। सो स्टूडेंट्स, उस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ चीज़ें। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम जब इंडिया की बात करते तो हमारे इंडिया में कुछ दो मेन पार्ट्स इंडिया की, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया है ही मेन पार्ट। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर स्टूडेंट्स वीट खाया जाता है, रोटी खाई जाती है, आटा खाया जाता है। साउथ इंडिया में ज़्यादातर राइस खाया जाता है, राइस कंज्यूम करा जाता है। अब ऐसा क्यों है? हम कह सकते हैं कि इस एरिया में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के एरिया में पानी इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ जम्मू कश्मीर से पानी आता है पंजाब में, पंजाब से आता है हरियाणा में, और फिर दिल्ली में पानी आता है, और फिर यहाँ से ग्लेशियर से और बहुत दूर तक पानी आता है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे पानी की काफ़ी शॉर्टेज है नॉर्थ इंडिया में। इसका से गेहूँ जैसी चीज़ हम उगा सकते हैं जो कम पानी में उगती है। और सिर्फ गेहूँ को सिर्फ कम पानी नहीं चाहिए, इसको बहुत तेज़ धूप भी चाहिए होती है, इसको सूरज की काफ़ी तेज़ धूप चाहिए होती है गेहूँ को, और सुबह की थोड़ी सी ओस चाहिए होती है बस गेहूँ को उगने के लिए। रही बात चावल की, जो चावल है स्टूडेंट्स वो उगता है काफ़ी ज़्यादा पानी में, जहाँ ज़्यादा पानी है। अब इस साइड है हमारा अरेबियन सी, इस साइड है हमारा बे ऑफ बंगाल स्टूडेंट्स। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पानी आता है। क्यों आती है? क्योंकि यहाँ नदियाँ काफ़ी कनेक्टेड है साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में पानी की कोई कमी नहीं है, इन अ सेंस नदियों का पानी आता रहता है जिससे राइस उगता है। अब स्टूडेंट्स, सिर्फ राइस को सिर्फ ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए, राइस को ज़्यादा बरसात भी चाहिए, और राइस को ज़्यादा भूख भी चाहिए। ये बहुत प्यासी चीज़ है और ये बहुत भूखी चीज़ है, और इसको धूप भी बहुत चाहिए होती है। तो इस कारण से साउथ इंडिया इसके लिए काफ़ी फेवरेबल इन्वायरमेंट, क्योंकि साउथ इंडिया में बहुत तेज़ धूप भी पड़ती है, वहाँ पे ज़्यादा बरसात भी होती है क्योंकि वहाँ ज़्यादा धूप पड़ती है। और आप जानते हो धूप पड़ने से ज़्यादा बरसात क्यों होती है? क्योंकि इवेपोरेशन होता है, और फिर यहाँ पानी भी बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में है। हम एक और चीज़ की बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया और साउथ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इन दोनों को मिला लेते हैं, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर हम स्टूडेंट्स मीट खाते हैं, और साउथ इंडिया में ज़्यादातर खाया जाता है सी फूड, ओके, स्पेसिफिकली फ़िश बहुत खाई जाती है यहाँ पर, राइट। क्यों खाई जाती है? हम रीज़न दे सकते हैं क्योंकि नॉर्थ इंडिया में इतनी नदियाँ नहीं हैं। अगर नदियाँ हैं भी तो उनमें इतनी मछलियों की वैरायटीज़ नहीं है, नई सी फूड की इतनी वैरायटीज़ हैं जिनको हम खा सकते हैं, जैसे मसल्स, शी शेल्स, झींगे, श्रिम्प्स, प्रॉन्स। इंडिया, यहाँ नॉर्थ इंडिया में नहीं है, ये साउथ इंडिया में होते हैं, क्योंकि ये साउथ इंडिया की जो नदी है समुंदर से कनेक्टेड है, और समुंदर से चीज़ें आती हैं, और इवन समुद्र में भी जाके लोग फिशिंग करते हैं। तो इस वजह से फ़िश अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, सारे सी फूड अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। इस वजह से यहाँ के लोग ज़्यादातर सी फूड कंज्यूम करते हैं रैदर देन चिकन वगैरह। लेकिन यहाँ पे लैंड ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम लैंड में हम पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं, हम भेड़ बकरी को पाल सकते हैं। इस वजह से यहाँ शीप का मीट, लैम्प, मटन, मीट, बीफ और चिकन वगैरह हम खाते हैं यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में लोग। सो ये एक चीज़ है कि खाना क्यों डिफरेंट है, इस कारण से क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट है। यहाँ पे ज़्यादा पानी है, यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं है। जो पानी जिन जगहों में नहीं उगता, जो प्लांट जहाँ उगते हैं फिर वहाँ उगेंगे, जिनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है वो उन जगहों में जहाँ ज़्यादा पानी है। कंडीशंस एनिमल्स के लिए फेवरेबल होती हैं कि एनिमल्स कहाँ, जैसे गोट, शीप वगैरह स्टूडेंट्स पहाड़ियों पे ज़्यादा अच्छे से रह लेती हैं, उनको वहाँ मज़ा आता है, वो काफ़ी ज़्यादा कम खाने के, कम पानी के सर्वाइव कर सकती है। इस कारण से उत्तराखंड जैसे एरिए में जहाँ पे ज़्यादा पहाड़ है, और जम्मू कश्मीर के एरिए में वहाँ पे ज़्यादा गोट्स और पाली जाती हैं, क्योंकि उनको आदत होती है चढ़ने की और वहाँ पे रहने की। सो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है
कि गोट्स वगैरह ज़्यादा वहाँ क्यों पाली जाती हैं, और बाकी प्लेन एरिया में जैसे पंजाब और हरियाणा के एरिया के अंदर हम ज़्यादातर कैटल्स पालते हैं, काउस बफलोस पालते हैं। सो अब यही है हमारा जो ज़्यादातर खाना होता है फ्रूट्स वेजिटेबल, वो कहाँ से आता है? वो आता है हमारे जो फार्मर्स उगाते हैं। एनिमल्स वगैरह कहाँ से आते हैं जो हम खाते हैं? वो वहाँ से आते हैं, लाइफ स्टॉक से आते हैं, वो आते हैं हमारे जो जहाँ एनिमल्स पालते हैं। डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट टाइप के सब्जियाँ उगती हैं, वेजिटेबल्स उगते हैं। ज़्यादा कम पानी में वीट वगैरह बार्ले उग जाता है, बार्ले होता है हमारा ज्वार होता है, और राइस जैसे एक चीज़ को ज़्यादा पानी चाहिए होता है। इस कारण से फार्मर्स वगैरह साउथ इंडिया के ज़्यादा चावल उगाते हैं और नॉर्थ इंडिया के ज़्यादा वीट और बार्ले उगाते हैं। एनिमल्स को भी डिफरेंट एरिया चाहिए होते हैं। शीप गोट वगैरह सर्वाइव करते हिल एरियाज़ में, उनको हिल में रखा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब कि जो हम लोग हैं ये पहले से हम लोग इस खाने को, इस फ्रूट को उगाते आए हैं। सबसे पहले इंसान क्या थे? हम थे गैदरर्स, हम क्या थे? हंटर्स। हम स्टार्टिंग से खाना नहीं जमा कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग से नहीं आए हैं, हम पहले कुछ और थे। हमने उगाना और पालना जानवरों को बहुत देर बाद शुरू करा। और कैसे शुरू करा अब हम वो पढ़ेंगे। द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। फार्मिंग, फार्मर्स बनना, सब्जियां उगाना, ग्रेन्स उगाना। हर्डिंग, जानवरों को चराना, जानवरों का ख्याल रखना। We have seen in chapter 2 that the climatic condition of the world was changing, so were the plants and animals that are being used as food. Men and women and children probably observed several things. The places where edible plants were found, how seeds broke off stalk, fell on ground, and a new plant sprouted from them. So हम ये मान सकते हैं, अगर हम एवोल्यूशन की थ्योरी के हिसाब से चले कि इंसान इवॉल्व हुआ है, तो उसके हिसाब से स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में इंसानों ने नोट करा होगा शायद कि कैसे जो प्लांट्स हैं वो उग रहे हैं आसपास। प्रॉबली उन्होंने उन प्लांट्स को खाया होगा, उनको टेस्ट अच्छा लगा होगा, उन्होंने ये नोट करा होगा उस प्लांट को फिर कि ये उगता कैसे और ये बनता कैसे है। तो उन्होंने देखा होगा कैसे बीज गिरता है और बीज जैसे एक नया प्लांट उगता है। और मे भी फिर बाद में उन लोगों ने उन प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया बर्ड्स और एनिमल्स से, ताकि उनको खाना जाए। और फिर उसके बाद उन्होंने उनकी बीजों को कलेक्ट करके उन्होंने खुद अपने हाथों से उसको लैंड में डाल के उसको उगाना शुरू करा होगा। इस तरीके से हम मान सकते हैं, ये सिर्फ एक कंजम्पशंस हैं कि एवोल्यूशन की थ्योरी के अनुसार कि इस तरीके से इंसान फार्मर्स बने। Women, men and children will also attract and tame animals by leaving food for them, their shelters. अब इंसानों ने क्या करा? इंसानों ने जानवरों के लिए भी खाना रखना शुरू कर दिया अपने घर के आसपास जहाँ वो रहते थे। जानवर आते थे, खाना ले जाते थे, और फिर अब जानवर भी कनेक्शन बनाने लग गए अपने माइंड के अंदर कि हाँ हर दिन मुझे खाना मिलता है, तो उसका से वो वहाँ हर दिन आने लगे। धीरे धीरे करके एक इंसान ने जानवर को अपने पास बुला के उसके गले में पट्टा लगा दिया। मतलब हम एक तरीके से वो टेम करना, पालतू बनाना, कि अब वो वहाँ से जाए ही ना, वो वहीं रहे। फिर उसको रोज़ खाना देने लगे, ख्याल रखने लग गए, बुरे जानवरों से उनको बचाने लग गए। जो सबसे पहला हमारा वाइल्ड एनिमल है स्टूडेंट्स, जिसको इंसान ने पहली बार टेम करा था, टेम का मतलब होता है पालतू बनाना, वो है डॉग। डॉग के इंसेस्टर्स कौन थे? डॉग के इंसेस्टर्स है वुल्व्स थे, डॉग के इंसेस्टर्स। सबसे पहले जिनको इंसान ने पालतू बनाया, हम कहते हैं इंसानों को सबसे पहले पालतू, मतलब साइबेरिया वगैरह में अभी भी वुल्व्स वगैरह को बनाया जाता है पालतू। Later, people encourage animals that were relatively gentle come near them. अब ज़्यादातर एनिमल जो चूज़ करे गए पालतू बनाने के लिए वो कौन थे? वो लायंस या टाइगर्स नहीं थे, वो थे कैटल्स, शीप्स, डॉग्स। ऐसे एनिमल्स जो इतने खतरनाक नहीं है, खूंखार नहीं है। ज़्यादातर वो एनिमल जो झुंड में रहते थे और ग्रास खाते थे, ऐसे एनिमल्स को चूज़ करा गया। Often people protected these animals from attacks by other wild animals. This is how they became herders. अब एनिमल्स की प्रोटेक्शन करते थे दुश्मनों से जो एनिमल्स को खा जाते थे। अब इन जानवरों को कौन खाता है? इन जानवरों को खाता है लायन, टाइगर, कयोटीस यानी जंगली कुत्ते, वुल्व्स, डॉग्स। इनको प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। अब जानवर को भी अच्छा सेफ़ फील होने लगा कि मैं इंसानों के साथ रहूँगा तो मैं सेफ़ रहूँगा, उसका सब वो टेम होने भी लग गया। उसने अलाउ करा कि इंसान मुझे रख ले ताकि मेरा ख्याल हो सके, और इस तरीके से इंसान चरवाहा बन गया, हर्डर बन गया। अब हम स्टूडेंट्स डोमेस्टिकेशन प्रोसेस पढ़ेंगे। डोमेस्टिकेशन इज़ अ प्रोसेस जो हम देते हैं कि जब वो प्रोसेस है जिसमें जो लोग हैं वो खाना उगाते हैं, वो प्लांट्स उगाते हैं और एनिमल्स का ख्याल रखते हैं। ये इस प्रोसेस को कहते हैं डोमेस्टिकेशन करना। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब बहुत बार ऐसा होता है कि जिन एनिमल्स का हम इंसान जिनको पालतू बनाते हैं, जिन प्लांट्स को उगाना शुरू करते हैं, वो नॉर्मली उन प्लांट्स और एनिमल्स के मुकाबले जो हमें नेचर में मिलते हैं वाइल्ड एनिमल्स, वो
उनसे काफ़ी अलग हो जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम डोमेस्टिकेशन। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसान प्लांट्स एंड एनिमल्स को सिलेक्ट करता है। सिलेक्ट करने का मतलब क्या है, वो सबसे बेस्ट चूज़ करता है और उसको फिर रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। इसका मतलब वो कोई एक ऐसा प्लांट को नहीं उगाएगा जिसमें शायद कोई प्रॉब्लम है। जैसे मान लो कोई 2 प्लांट्स हैं, अब ये प्लांट एक ही टाइप की, एक ही वैरायटी है, लेकिन जो ये प्लांट है काफ़ी लंबा होगा है और एक प्लांट काफ़ी छोटा होगा है। तो रैदर देन हम इसके बीजों को उगाएं, हम इसके बीजों को उगाएंगे ताकि सारे प्लांट्स और ज़्यादा लंबे उगे। लेकिन अब ये छोटे उगने वाले प्लांट जो इसी की वैरायटी वो तो गायब हो गए ना। ये प्रॉब्लम आती है, हम वो प्लांट्स नहीं लेते जो छोटे उगते हैं। मान लो हम ऐसा कोई प्लांट भी नहीं लेंगे जिस पर कोई डिजीज़ लगी हुई है, बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे आने वाले जो प्लांट्स उनमें डिजीज़ होए। तो हम उन प्लांट्स को भी हटा देते हैं। हम एनिमल्स को भी नहीं लेते, हम उस एनिमल को लेंगे जो सही साइज़ का है, जो हेल्दी है, जो फिट है। हम उस एनिमल का ख्याल नहीं रखेंगे ना जो वीक है या जो ज़्यादा ही डेंजरस है, हम उनका ख्याल रखेंगे जो नॉर्मल है, जो डिसेंट है। इस कारण से एनिमल्स और प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाते हैं उन वाइल्ड एनिमल से जो बाहर नेचर में ऐसे ही मिलते हैं, जिनको इंसानों ने जिनको रिप्रोड्यूस करने खुद हेल्प करके रिप्रोड्यूस करना, उगाना, पालना शुरू नहीं करा। दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट यील्ड्स हाई लार्ज साइज ग्रीन, मतलब वो प्लांट्स जिनसे ज़्यादा ग्रीन पैदा होते हैं, जो ज़्यादा हमें खाना देते हैं। एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, जिनकी वो जो स्टॉक्स होती है ना, ये स्टेम बहुत बड़ी होती है। एंड केपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ राइप अगेन, इतने जिनकी इतनी ये जो स्टॉक होती है, जो स्टेम होती है, इतनी बड़ी हो कि ये जिस पे जितने भी ग्रेन्स उगेंगे उनका वेट ये संभलने वाला हो सके, ऐसा ना हो कि झुक जाए वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं प्लांट्स में जिनको वो लोग हटा देते हैं, जिनको और वो सिर्फ वो प्लांट लेते हैं जो बेस्ट ऑफ दी बेस्ट होता है। सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड एंड सोन टू इंश्योर न्यू प्लांट्स एंड विल हैव द सेम क्वालिटी। सब जो एक प्लांट से उगाया हुआ प्लांट है सेम ही क्वालिटी का होगा, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा। एनिमल्स में भी यही होता है, हम वो ज़्यादातर एनिमल्स लेते हैं जो ज़्यादा जेंटल होते हैं, ज़्यादा डिसेंट होते हैं, हार्मलेस होते हैं ब्रीडिंग के लिए। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली domesticated animals and plants became different from wild animals and plants. For example, the teeth and horns of wild animals are usually much larger than those of domesticated animals. अब इससे कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि जो स्टूडेंट्स, जो हम एग्जांपल लेते हैं काउस का, काउस की आज का होन्स काफ़ी ज़्यादा, होन्स मतलब उनके जो सींग होते हैं वो काफ़ी स्मॉल्स होते हैं, कैसे स्मॉल होते हैं। जो काउस होती है, जो वाइल्ड काउस होती हैं, उनके होन्स काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। डोमेस्टिकेशन करने से ये होता है कि जो हम उसका नेचुरल वाइल्ड इंस्टिंक्ट होता है ना, वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है, वो पालतू बन जाती है वो चीज़, और वो इतनी एग्रेसिव नहीं रह जाती, इतनी रिपल्सिव नहीं रह जाती है। और स्टूडेंट्स, मैं जो भी ऐसे वर्ड्स बोल रही हूँ ना, अगर आपको समझ नहीं आए तो डिक्शनरी में मीनिंग निकालो, क्योंकि आपकी इसके हिसाब से स्टूडेंट्स आपको ये सारे डिक्शनरी के वर्ड्स आ जाने चाहिए। मैं बता देती हूँ। वैसे रिपल्सिव का मतलब होता है मतलब खूंखार, एकदम से अटैक करने वाला। ओके, अग्रेसिव का मतलब होता है जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आए, उसकी जो इंस्टिंक्ट्स है एकदम से खूंखार गुस्से वाली है, एकदम से कुछ प्रॉब्लम आई, एकदम से आपने उसको कुछ ऐसे हाथ वगैरह कुछ चलाया उसके पर, वो एकदम से गुस्से में हो जाएगा। नॉर्मली आप नोट करना कि जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, जो आपके आसपास अगर कोई डेयरी है या कोई फार्म है, कुछ भी, तो ज़्यादातर वो अपने मालिकों से बहुत डरते हैं। लेकिन जो एग्रेसिव होगा, जो वाइल्ड एनिमल है, वो इतना नहीं डरेगा, वो आप उसको डराने की कोशिश करो वो आप पे झपट जाएगा। लेकिन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं। अभी हमें 2 दांत के सेट दिखाए गए हैं, ये ज़्यादातर वाइल्ड एनिमल के हैं और ये हमारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल। आप देख सकते हो कितने बड़े हैं साइज़ में और ये कितने छोटे से हैं, इससे फ़र्क हमें पता चलता है। अब जो डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस है ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। अब ग्रेजुअल प्रोसेस मतलब ये टाइम लेती है, धीरे धीरे होती है। अभी ये करीबन 12,000 साल पहले हुई है और स्टूडेंट्स अभी भी ये प्रोसेस चल रही है। वर्चुअली ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस दैट वर यूज एज फूड टुडे इज़ अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। अब जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हम आज की एज में खाते हैं वो करीबन स्टूडेंट 10 से 20,000 साल पहले डोमेस्टिकेट करना शुरू करा गया होगा, तब जाके अब हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं और उन जानवरों को हम पाल रहे हैं। जो सबसे पहले डोमेस्टिकेट हुए हुए प्लांट्स ऑफ थे वो हमारे वीट और बार्ली थे, और सबसे एनिमल्स जो सबसे पहले हम डोमेस्टिकेट करा वो थे हमारे शीप, गोट और वुल्व्स भी, भेड़िए वगैरह। इन सबको हमने सबसे पहले डोमेस्टिकेट करना शुरू करा। अब पुराने टाइम में यहाँ एक जगह ये हल्का सा लिखा हुआ है कि हम ग्रेन्स को पुराने टाइम में किस जगह यूज़ करते थे। उनको बीजों की तरह यूज़ करते थे और बीज उगाने में, खाने की तरह यूज़ करते थे, सीड्स की तरह, गिफ्ट्स की तरह यूज़ करते थे। ये स्टूडेंट्स कभी कभी पुराने टाइम में जब किसी की डेथ होती थी ना तो काफ़ी ज़्यादा पोर्ट्स में
ग्रेन भर के रख दिया जाता था। बिलीव करा जाता था कि उस बंदे को जब नई ज़िंदगी में वो जाएगा मरने के बाद, और अगर वो ज़िंदगी होती है तो अगर वो मरने के बाद जाएगा तो वो उसको कंज्यूम कर पाए, खा पाए, उसको उगा पाए वगैरह वगैरह। उनकी थिंकिंग होती थी, या तो बाकी खाने के लिए, फ्यूचर में खाने के लिए जमा कर दिया जाता है। सो ये सारी हमारी चीज़ें हैं। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, अब ये ज़िंदगी का एक नया तरीका, एक नया रास्ता। इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट विल टेक सम टाइम टू ग्रो। अब कभी कोई प्लांट किसी के घर में उगे हुए हैं, देखा उसको टाइम लगता है उगने में। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक्स, मंथ्स, इन सम केसेस ईयर्स। आज अगर आप मैंगो का पौधा होगा, मैंगो का गुठली आप ज़मीन पर घुसाओगे स्टूडेंट्स, तो अभी थोड़ी मैंगो आ जाएंगे। करीबन मैंगो के प्लांट को उगने में 10 से 15 साल लग जाएंगे स्टूडेंट्स, 20 साल लग जाएंगे, तब जाके आप मैंगो खा पाओगे। अगर आप लहसुन की कली को, लहसुन होता है ना गार्लिक, उसको उगाओगे तो करीबन 6 से 7 महीने में आप लहसुन खा पाओगे। अगर आप लोग घर में जो वो होता है वीट होता है, आटे के जो होते नहीं है ग्रेन्स होते हैं, आटे की बीन्स होते हैं, जो अगर अभी किसी घर में आटा पिसवाया जाता है तो वो लाते होंगे, उसको उगाओगे तो करीबन 2 हफ्तों में उग जाएगा वो, जिसमें भी उगाओगे। फिर उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो, वीट ग्रास कहते हैं, बहुत हेल्दी होता है उस तरीके से। या जो अंकुरित दाल होती है, देखा दालों को अंकुर करते, स्प्राउट्स निकालते हैं, वो तो कुछ ही दिनों में हो जाता है, 3-4 दिनों में हो जाता है ना। इसी तरीके से हर एक प्लांट को कुछ ना कुछ टाइम लगता है। व्हेन पीपल स्टार्ट ग्रोइंग प्लांट्स इट मेंट दैट दे हैड टू स्टे इन सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड लुकिंग आफ्टर प्लांट्स, watering, weeding, driving away plants, birds, then till the grain ripen and then the grain has to be used carefully. अब जब हम कोई सब्जी, उन्होंने जब कोई ग्रीन उगाया होगा या कोई प्लांट उगाया होगा, उसका मतलब है उनको वहाँ रहना पड़ा होगा काफ़ी ज़्यादा समय तक, जब तक वो प्लांट पूरी तरह से उग ना जाए। उसको उन्होंने टाइम वाटर करा होगा, पानी दिया होगा, वीडिंग करी होगी। वीडिंग मतलब उसके आसपास जो जितनी भी झाड़ियाँ घास फूस उग जाती होंगी जो उसके न्यूट्रिएंट्स को खींच सकती है, उसको हटाया होगा। कीड़ों को, एनिमल्स को, बर्ड्स को उसको खाने से हटाया होगा, क्या क्या कुछ नहीं करा होगा। और उसके बाद भी जो उगा होगा, प्लांट निकला होगा, तो उसके बाद भी उसको काफ़ी संभल के उसका यूज़ करा गया होगा। As grains had to be stored for both food and seed, people had to think of ways of storing it. अब जो ये ग्रेन है इसको हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, सीड के लिए यूज़ करते हैं और गिफ्ट करने के लिए भी यूज़ करते थे। तो लोगों को कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना था इसको जमा करने के लिए, इसको रखने के लिए। इन मैनी एरियाज दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पोट्स। अब उन्होंने क्या करा, मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिया। मिट्टी को लिया, मिट्टी को फिर आग में तपाया और उसका से मिट्टी के बर्तन बनने शुरू हुए। या तो जो आसपास झाड़ियाँ वगैरह होती थी उनसे बास्केट्स बनानी शुरू कर दी, या तो ज़मीन के अंदर गड्ढे खोदे गए और उन गड्ढों के अंदर उनको भर देते थे वो लोग। इस तरीके से बहुत सारे तरीके डिस्कवर करे खाने को स्टोर करने की। अब एनिमल्स को स्टोर कैसे करा जाए? एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। अब एनिमल्स जैसे कि इंसान पैदा होते हैं, ठीक है, वो अपने आप नेचुरली मल्टीप्लाई करता है। ऐसा नहीं कि एनिमल को उगाओ या मिट्टी के अंदर उगाओगे, तो उगाता है एनिमल्स को मिट्टी के अंदर वो अपने आप नेचुरली मल्टीप्लाई करते हैं ब्रीडिंग के द्वारा। बिसाइड्स इफ़ दे आर लुकिंग आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क। अगर उनका ज़्यादा ख्याल करा जाए तो वो हमें दूध देंगे। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है सोर्स ऑफ फूड और मीट वेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी ज़रूरत हो। इन अदर वर्ड्स एनिमल्स आर रेयर्ड कैन बी यूज एज स्टोर ऑफ फूड। इसका मतलब ये है कि एनिमल्स जीता जाता एक स्टोर्ड फूड है। हम एनिमल का, अगर वो एनिमल मदर है और उसका बेबी है, हम उसका मिल्क पी सकते हैं, हम एनिमल की स्किन निकाल के इसको यूज़ कर सकते हैं, हम एनिमल की मीट को खा सकते हैं, हम एनिमल के कितने सारे यूज़ कर सकते हैं। हम एनिमल्स की मतलब 2 एनिमल्स की शादी करवा के फिर उनकी बेबी होंगे, फिर उनके बेबी के बेबी होंगे, ऐसे करके हम बहुत सारे एनिमल्स ला के फिर हम उन सबको आराम से उनको पाल सकते हैं और फिर खा सकते हैं मन करे तो। इस तरीके से एनिमल्स जीते जाते स्टोर्ड फूड है जिनका हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइंडिंग अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। अब सबसे पहले फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में पता लगाना। अब मैप 14 में आप जाओ स्टूडेंट्स। अब मैं तो नहीं जा सकती कि ये PDF है। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स। Each blue square marks a site from archaeologists have found the evidence of early farmers and herders. They are found all over the subcontinents. ओके अब ऐसा नहीं स्टूडेंट्स, कुछ वैसे तो स्टार्टिंग तो कुछ स्पेसिफिक जगह में हुई होगी कि लोगों ने यहाँ से यहाँ एनिमल्स हर्ड करने शुरू कर दिए, कुछ टाइप की यहाँ कुछ प्लांट्स उगाने शुरू कर दिए, फिर बाद में और नॉलेज को उन लोगों ने शेयर करा, फिर उसके बाद इस तरीके से उन लोगों ने पूरी हर जगह फैला दी है बातें और इस कारण से पूरे एरिया में लोग ये करने लग गए। ज़्यादातर हम एग्जांपल्स देखते हैं कि इंडिया में सबसे पहले कहाँ पे एनिमल्स वगैरह
हर्ड करे गए थे, तो वो है हमारे कश्मीर का एरिया है, हमारा नॉर्थ ईस्ट वगैरह है, जहाँ पे भेड़ शीप्स वगैरह गोट्स वगैरह को चराना शुरू करते कि वो हिल पे रहते थे। हिल पे खाने वगैरह की बहुत कमी होती, माउंटेन रीजन होता है, वहाँ पे उन्होंने शीप्स वगैरह को पालना शुरू करा। यहाँ पाकिस्तान की खिरतार हिल्स पे यहाँ पे हमने बाजरा चावल उगाने शुरू करा। यहाँ नर्मदा में भी हमने, और यहाँ एक और रीजन होता है, मैं उसका नाम भूल गई, ऐसे होता है, पर यहाँ नर्मदा वैली वगैरह के आसपास भी हम लोगों ने राइस उगाने शुरू करे। इस तरीके से हमें पता लगा कि क्योंकि हमें यहाँ पता कैसे चला कि यहाँ पे ये सारे उगाए जाते हैं, या यहाँ सारे फार्मर्स और हर्डर्स थे। बेसिकली स्टूडेंट्स, हमें छोटे छोटे डिब्बे मिले, हमें वासेस मिले जिनके अंदर ग्रेन्स थे। अगर ग्रेन्स नहीं थे तो आग थी, और आग के अंदर हम कह सकते हैं छोटे छोटे बोन्स के पीसेस थे, बहुत छोटे छोटे बोन्स के पीसेस, जैसे उनको काटा गया होगा, उनको पकाया गया होगा, वो मिले। हमें आसपास ऐसे शेड टाइप चीज़ें मिली जिनको हम एज्यूम कर सकते थे कि वहाँ पे वो जानवर रखते थे। हमें ऐसे पैटर्न्स मिले, बिल्डिंग्स मिले जो बहुत ऐसे लगती थी कि वहाँ लोग रहते थे। हमें आसपास ग्रेव्स मिली, कब्रें मिली, उन कब्रों के अंदर पोर्ट्स वगैरह थे, उन पोर्ट्स के अंदर हड्डियाँ मिली। हमें एनिमल्स की पता लगा कि वो उनको इसलिए रखी गई थी ताकि अगर जैसे वो बिलीव करते थे कि आगे जाके कोई और ज़िंदगी तो वहाँ वो उसको खा पाएँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें मिली जिससे हमें पता चला कि यहाँ फार्मर्स या हर्डर्स रहते थे। हमें प्लांट्स और एनिमल्स बोन्स मिली। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन। हमें जलाए हुए ग्रेन्स में मिले जिनको हम ऐसे कह सकते थे कि हो सकता है एक्सीडेंटली जल गए होंगे ग्रेन्स, या तो हो सकता है वो सेक्रीफाइस से। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दिस ग्रेन्स। अब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप वगैरह और जितने भी साइंटिफिक तरीके होते हैं उनसे पता लगा कि कौन कौन से टाइप के ग्रेन्स थे, और वो निकले ज़्यादातर ज्वार के ग्रेन्स, वीट थे, चावल थे, मिलेट्स थे, ऐसे टाइप के ग्रेन्स हमें मिलने शुरू हुए। और काफ़ी ज़्यादा पूरे सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग एरियाज़ में, ऐसा नहीं सिर्फ कुछ पार्ट, पूरे सब कॉन्टिनेंट में हमें चीज़ें मिली। और इससे हमें बोन्स भी मिली, और बोन्स के डीएनए से हम पता लगा सकते हैं कि वो कौन सा एनिमल था। अब ये सारी हमारे पास टीचर स्टूडेंट्स हैं, हमारी सारी की ग्रेन्स बोन्स कहाँ से कहाँ मिली और वो कौन सी स्टेट्स में मिली। हम आगे पढ़ते हैं बिना किसी देरी के टूवर्ड्स अ सेटल लाइफ। और अब हम बात करेंगे सेटल लाइफ की, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ हमें ट्रैवल ना करना पड़े। मतलब स्टूडेंट्स, पहले जैसे हमने कहा कि वो लोग हंटर्स और गैदरर्स थे और एक जगह से वो दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे, वो एक नोमैडिक लाइफ, उसको हम कहते हैं नोमैडिक लाइफ लीड करते थे। लेकिन जब उन्होंने उगाने कर दी, चीज़ें शुरू कर दी, फार्मर्स बन गए, तो एक जगह हो गई कि अब हम यहीं रहेंगे, हम इससे बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि बाहर निकलें तो फिर प्लांट्स का ख्याल कौन रखेगा, देखभाल कौन करेगा। तो इस कारण से अब ये लोग एक सेटल लाइफ, एक ऐसी जगह जहाँ मूव नहीं करते, वहाँ पे वो लोग स्टार्ट हो गए रहना। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हर्ट्स और हाउसेज एट सम साइट्स। लोगों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने घरों के और हर्ट्स के निशान पाए गए। फॉर इंस्टेंस इन बुरज़हूम प्रेजेंट डे कश्मीर के अंदर लोगों ने पिट हाउसेस बनाए हुए थे। पिट हाउसेस क्या होते हैं? पिट हाउस होते हैं ज़मीन के अंदर बने हुए घर। मतलब जैसे ज़मीन है, अब ज़मीन के अंदर एक ऐसा सा नीचे से होल होगा, और उस होल के अंदर ऐसे यहाँ से छोटा सा कमरा होगा, छोटा सा डोर होगा, और उसके अंदर से एक और चेम्बर सा बना होगा, फिर यहाँ एक छोटा सा होल होगा, फिर यहाँ से एक और चेम्बर होगा, यहाँ भी कुछ चेम्बर्स बने होंगे। यहाँ पे वो लोग ग्रेन्स वगैरह रखते होंगे, छोटा सा रास्ता होगा अंदर घुसने का। यहाँ पे बेसिकली वो लोग रहते होंगे, यहाँ भी रहते होंगे, यहाँ भी रहते होंगे। इस तरीके से उन्होंने ज़मीन के अंदर चेम्बर्स बनाए हुए थे। इन्हें कहते हैं पिट होल हाउसेस, राइट, जो ज़मीन के अंदर घुसते हैं। दीज मे हैव प्रोवाइड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। सर्दियों के मौसम में शेल्टर प्रोवाइड करते होंगे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हर्ट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हर्ट्स। अब घरों के अंदर लोगों ने चूल्हे, मिट्टी के बने हुए चूल्हे मिले लोगों को, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, जहाँ पे वो लोग बेसिकली हम एज्यूम कर सकते हैं, या होगा ही, एज्यूम भी क्या करना, सच्ची है, जहाँ पे वो लोग खाना बनाते होंगे, मीट को जलाते होंगे, वहाँ पे वो लोग लोहे को पिघलाते होंगे, या तो बोन्स को वो शेप करते होंगे, स्टोन्स को शेप करते होंगे, और उसके साथ साथ वो लोग वहाँ पे पोट्स वगैरह भी बनाते होंगे, पोट्री करते होंगे, बर्तन बनाते होंगे मिट्टी के। अब इस कारण से लोग, हम ये देख सकते हैं कि लोग घर में अंदर भी खाना बनाते थे, बाहर भी खाना बनाते थे। स्टोन टूल्स मे हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइड्स एज वेल। स्टोन टूल्स तो मिलते ही रहते हैं। मेनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम एज अर्ली एज पैलियोलिथिक पीरियड एंड, या इनकी हमारे पास हमें पैलियोलिथिक पीरियड के भी स्टोन्स मिले, हमें नियोलिथिक पीरियड में भी स्टोन्स मिले। तो समझ यह है कि स्टोन्स का इस्तेमाल कभी बंद नहीं हुआ। जब हमने मेटल डिस्कवर कर लिया, हम लोगों ने पत्थरों का स्टिल यूज़ करा, और हमारे स्टोन्स की जो शेप थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई,
ये देखो स्टूडेंट्स, पहले के मुकाबले स्टोन्स की शेप कितनी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। दिस टूल्स इंक्लूड्स दैट आर पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग एज। अब ये जो स्टोन्स के टूल होते थे इनको अब पॉलिश भी करा जा रहा था। मोटर एंड पेस्टल्स, मतलब वही हमारे पास सिलबट्टा होता है या वो बड़ा सा होता नहीं है जिसके अंदर हम ऐसे करके कूटते हैं मसाले वगैरह, या हमारे पास सिलबट्टा होता है उसको ऐसे करके हम मसाला पीसते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हमें मिली जिनको ग्रेन को ग्राइंड करने में और बहुत सारी चीज़ें बनाने में यूज़ करना शुरू कर दिया। अब मोटर पेस्टल का तो अभी भी यूज़ करा जाता है आपके घरों के अंदर। आपके घरों के अंदर सिलबट्टे होंगे, है ना, ग्राइंड करने के लिए चीज़ें होंगी। एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ पैलेलिथिक एट टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज्ड। अब पुराने टाइम के स्टोन्स लेकिन तो भी यूज़ हो रहे थे, बोन्स का इस्तेमाल तो भी हो रहा था। मैनी काइंड्स ऑफ अर्दन पोट्स हैव ऑल्सो बिन फाउंड। अब मिट्टी के बर्तन मिलने भी शुरू हो गए थे हमें, मिट्टी के बर्तन, क्योंकि इंसानों ने अब ग्रेन को स्टोर करना शुरू कर दिया। अब मिट्टी के बर्तन में वो पानी भी स्टोर करके रखते थे, तो ये भी काफ़ी मिलने लग गए। कभी कभी डेकोरेटेड होते थे जो स्टोर के चीज़ों को जमा करने के लिए यूज़ करते थे, या कभी कभी ये लोग इतने डेकोरेटेड नहीं होते थे जैसे कि खाने पकाने के लिए। अब इसके अंदर हम लोग ग्रेन्स रखते थे जैसे राइस, व्हीट, लेंटिल्स, दाल वगैरह, और ये हमारी डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका था। अब क्लोथ को भी बनाना शुरू कर दिया था इंसानों ने। हमें आ गया था कि कैसे हम कॉटन को निकाल सकते हैं, हम जूट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्लांट से, और उसके बाद उसको सिल सकते हैं, उसका धागे का हम क्लोथ बना सकते हैं। और बहुत सारे और सारे मटेरियल्स जैसे कि कॉटन, उसका भी यूज़ हमने शुरू कर दिया था, उसको उगाना भी शुरू कर दिया था। दैट थिंग्स चेंजेस एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, नहीं। अब क्वेश्चन ये आता है क्या ये जो चेंजेस है ये हर क्या एक साथ ही हो रहे थे? ऐसा नहीं है। मान लो जैसे स्टूडेंट्स, हमारे इंडिया सब कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है, यहाँ के लोगों ने वीविंग करना शुरू कर दी, लेकिन यहाँ के लोगों को अभी भी वीविंग नहीं पता। अभी भी हम लोग जानवरों के लेदरों को यूज़ करते हैं अपनी बॉडी को रैप करने के लिए। या मे बी यहाँ कोई टापू है और यहाँ के लोग अभी भी बहुत ज़्यादा, अभी कुछ डिस्कवरी ही नहीं, और अभी भी वो लोग पत्तियों को, पेड़ों की अपनी बॉडी में रैप करते। तो नहीं, एक जगह पे जब कोई नई चीज़ आती है, ज़रूरी नहीं है हर जगह आती है, क्योंकि कम्युनिकेशन उस टाइम पे बहुत कम था, तो मे बी लोगों को टाइम नहीं है। अब कुछ जगहों के अंदर, जैसे कि स्टूडेंट्स हमारे इंडिया के अंदर कुछ जगहों के अंदर हम लोगों ने मेटल का यूज़ करना शुरू नहीं करा था। हम अभी पत्थरों का यूज़ करते थे, लेकिन हम बात करें उस जगह की जैसे मेसोपोटामिया, वहाँ पे उन लोगों ने मेटल डिस्कवर कर चुके थे। वो लोग वहाँ पे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, हर कॉपर, इवन उन लोगों ने स्टूडेंट्स एलॉयज़ बनाने शुरू कर दिए थे, उन्होंने सिक्के बना लिए, जबकि यहाँ के लोग अब तक हम लोगों ने हमने उसके बारे में कुछ पता भी नहीं लगाया था। तो हम ऐसी चीज़ है कि एक जगह पर जब कुछ चेंज आता है, कोई नई चीज़ आती है, ज़रूरी नहीं है हर जगह पे आए। लोगों ने हंटिंग गैदरिंग शुरू करी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह, मे भी उस टाइम पे भी लोग बहुत ज़्यादा अर्ली थे, वो हंटिंग गैदरिंग में पहुँच नहीं थे। या यहाँ पे लोगों ने खाना उगाना शुरू कर दिया, लेकिन ये लोग अभी भी हंटिंग गैदरिंग में थे। ये जो चेंजेस है ये स्लोली आते हैं, हर जगह में आते तो हैं लेकिन काफ़ी स्लो आते हैं, कुछ जगह काफ़ी फास्ट आते हैं। सीजन्स के अराउंड डिफ़र करते हैं, जगहों के अराउंड डिफ़र करते हैं, लोग के क्लाइमेटिक कंडीशंस, लोग कहाँ रहते हैं, उसके हिसाब से डिफ़र करते हैं। व्हाट अबाउट दी अदर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस? चलो अब खाने की बात कर ली, घूमने फिरने की बातें कर ली, लेकिन उसके अलावा और क्या होता है? आर्कियोलॉजिस्ट डज नॉट टेल अस डायरेक्टली अबाउट दीज। Scholars have studied the lives of present-day farmers who practice simple agricultures. They have also studied the lives of herders. अब आर्कियोलॉजी इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता लगा पाती, क्योंकि ये लोग नॉर्मल ज़िंदगी की बात करें, हम नॉर्मल एक फार्मर की ज़िंदगी जो एक सिंपल एग्रीकल्चर करता है, उसके पास क्या होगा इतना बताने को? ना वो कभी हम किसी ने लिखा कि क्या करते होंगे। उन्होंने ज़िंदगी चरवाहाओं की जो नोमैडिक लाइफ लीड करते हैं उनके बारे में भी काफ़ी पढ़ा। मैनी ऑफ दिस फार्मर्स एंड हर्डर्स लिव इन ग्रुप कॉल्ड ट्राइब्स। अब हम कहते हैं कि जो ये हर्डर्स और फार्मर्स थे, ये चरवाहे जो नोमैडिक लाइफ लीड करते थे, इनको हम ज़्यादा कहते हैं ट्राइब्स, ट्राइबल ग्रुप्स। ओके, ट्राइब का क्या मतलब होता है? ट्राइब का मतलब होता है झुंड। स्कॉलर्स फाइंड दैट दे फॉलो सर्टेन कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस दैट मे हैव एक्जिस्टेड अर्ली एज वेल। अब जो ट्राइब्स हैं आज के टाइम के स्टूडेंट्स, इनके पास कुछ कस्टम्स होते हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं जो एक ट्राइब के स्पेसिफिक होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं जो इंडिया की कुछ ट्राइब्स हैं, झारखंड वगैरह में रहती हैं, उनकी जो कुछ कस्टम्स हैं। कर्नाटक में कुछ कूर्ग ट्राइब जो हैं उनके कस्टम्स कुछ अलग हैं, और वो उन्हीं के रीजन के अराउंड जितने वो लोग हैं उन्हीं में वो लोग फॉलो होते हैं। अब हम ट्राइब के बारे में पढ़ते हैं कि ट्राइब क्या होता है। यूजुअली 2 या 3 जनरेशन के लोग साथ में रहते हैं एक स्मॉल जगह के अंदर, विलेज के अंदर। लोग एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, फैमिली है वो सब लोग, किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। 3 या 4 जनरेशन के लोग होते हैं साथ में रहने वाले और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं।
और मेंबर्स एक ट्राइब ग्रुप के हर टाइप के ऑक्यूपेशन होता है। अब कोई ऐसा हो जिसको घर बनाने आते हैं, कोई ऐसा हो जो पेंटिंग बनाता है, कोई ऐसा हो जिसको खाना बनाना आता है, कोई ऐसा जो शिकार करता है, कोई ऐसा होगा जो रिलीजियस है, स्पिरिचुअल है, कोई ऐसा होगा जो क्रिएटिव है, नई नई इन्वेंशंस करता है। ऐसे टाइम के हर टाइम के लोग होते थे। कुछ लोग स्टोरीज़ बनाने वाले लोग होंगे, या कुछ लोग कहानी सुनाने वाले होंगे, कुछ लोग टॉयज़ बनाने वाले होंगे। मतलब एक ट्राइब में मिक्सड अप कॉम्बिनेशन होता है, एक छोटी सी कम्युनिटी, एक छोटी सी खुद की दुनिया बनाई हुई होती है ट्राइब कम्युनिटी के लोगों ने। कुछ लोग बास्केट वीव कर रहे हैं, कुछ लोग घर बना रहे हैं। अब कुछ लोग को रिगार्ड करा जाता है, कहा जाता है लीडर की तरह। वो ओल्ड होते हैं, उनके अंदर काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, जो पूरे ट्राइब को लीड करता है, ये क्या करना है क्या नहीं करना। कभी कभी कुछ लीडर्स होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, वॉरियर्स होते हैं, जो तेज़ तर्रार होते हैं, जो ट्राइब को ज़िंदा रखने पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। प्रीस्ट होते हैं जो ट्राइब को ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल पे रखने में बिलीव करते हैं। ओल्ड वुमेन, पुरानी औरतों की ज़्यादा रिस्पेक्ट करी जाती है, क्योंकि इनके अंदर विजडम होती है, एक्सपीरियंस होता है। ट्राइबल्स के पास काफ़ी ज़्यादा रिच और यूनिक उनका कल्चर होता है। जैसे कि हम कहते हैं ट्राइबल्स का जो कल्चर होता है काफ़ी ज़्यादा रिच होता है, नई नई चीज़ें होती हैं, नए नए रिचुअल्स होते हैं, जो आपको कॉमनली एक शहर में रहने वाले लोगों से कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि नहीं है वो ट्राइब, थोड़ी हैं वो लोग। ट्राइब लोगों की खुद की ज़िंदगी होती है, खुद के उन्होंने गॉडेसेस बनाए होते हैं, भगवान वगैरह खुद के ही अलग अलग टाइप के, जिनके रिचुअल्स भी उनके खुद के होते हैं। अब ट्राइब को बाकी ज़्यादा सोसाइटी इसमें से क्या डिफरेंट बनाता है, ये कि ट्राइब होते हैं वो सब कुछ शेयर करते हैं। हम उसको कह सकते हैं कि वो लोग, उनके अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि उनका कुछ नहीं है, सब लोग हर चीज़ शेयर करते हैं। कोई किसी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, कोई किसी घर का मालिक नहीं है, कोई किसी खाने का मालिक नहीं है, सब लोग हर चीज़ शेयर करते हैं। कोई डिफरेंस नहीं होता कि कौन रिच है कौन पुअर है। हाँ, स्पेसिफिक डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि उसके पास ज़्यादा विजडम है क्योंकि वो ओल्ड है, या वो यंग है, वो ज़्यादा ताकतवर है, वो वॉरियर है, या वो घर का अच्छे से ख्याल रखती है, वो हमारी नर्चर है, लेडी है। इस तरह के छोटे मोटे डिफरेंसेस होते हैं, बट वैसे बड़े डिफरेंस जो ज़्यादा आप सोसाइटी में देखते हो वो नहीं होते। विलेज क्या होता है? विलेज होता है जो ज़्यादातर लोग होते हैं, रहते हैं कम्युनिटी ग्रुप के अंदर। अब ज़्यादातर विलेज में एक चीज़ कॉमन होती है, ज़्यादातर लोग, मोस्टली सारे विलेज के लोग एग्रीकल्चर से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, इंगेज होते हैं फूड प्रोडक्शन में। अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ एक ईरान के एक रूट के आसपास पड़ने वाला एक छोटा सा जगह है, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। Mehergarh was probably one of the places where men learned to grow barley and wheat. अब मेहरगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ पे वहाँ के आदमी औरतों ने सबसे पहले ज्वार और वीट को उगाना शुरू कर दिया, और शीप और गोट को पालना शुरू कर दिया। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा अर्लीस्ट विलेजेस है जिनके बारे में हमें अभी पता है। आर्कियोलॉजिस्ट वो एक्सकवेटेड, मतलब खुदाई करते हैं ज़मीन की इस साइड में, उन्होंने पाया कि यहाँ के जो सबसे पहले लेवल्स हैं वहाँ पे उन्होंने एनिमल्स की हड्डियाँ पाई हैं, एनिमल्स की बोन्स पाई हैं। दिस इंक्लूड बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर एंड पिग। इन्होंने डियर और पिग जैसे जानवरों की हड्डियाँ पाई हैं। और बाकी ज़्यादा सबसे नीचे वाले लेवल पे, सबसे ज़्यादा लोअर लेवल पे, और उसके कुछ हायर लेवल्स पे इन लोगों ने पाया है कि ये शीप्स और गोट्स की बोन है। इन कॉमस्ट लेयर लेवल्स कैटल्स एंड बोन्स आर मोस्ट कॉमन। और उसके बाद एक और लेयर के ऊपर इन लोगों ने ज़्यादातर कैटल्स की, गाय भैंस की बोन्स पाई हैं, सजेस्टिंग दैट these were the animals that were generally kept by people। ही सजेस्ट करता है कि इस एरिया में रहने वाले इस टाइम के लोगों ने यही ज़्यादातर इन एनिमल्स को पाला पोसा, उनका ख्याल रखा। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब वो स्टूडेंट्स ये समझा रहे हैं ये लोग कि कैसे हमारी जो मिट्टी होती है उसकी लेयर्स होती है, जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है वो सबसे पुरानी होती है, उसके ऊपर वाली लेयर उससे नहीं, उससे वाली सबसे नहीं होती है। हर कुछ सालों के अंदर जो लेयर है मिट्टी की उसके ऊपर एक नई लेयर आ जाती है, और उस पर हम रह रहे हैं। हम एज्यूम करते हैं स्टूडेंट्स हम नंबर 1 लेयर पे रह रहे हैं, और आज से करीबन 1000 साल पहले लोग लेयर 4 पे रह रहे होंगे, हम ईजिली एज्यूम कर सकते हैं। अदर फाइंड्स इन मेहरगढ़ इंक्लूड द रिमेन्स ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल हाउसेस। अब एक और जगह है कि मेहरगढ़ के अंदर हमें लोगों के घर मिले हैं जो स्क्वायर्स और रेक्टेंगल शेप के थे। ईच हाउसेज आर 4 or more कंपार्टमेंट्स, मतलब 4 से 5 कमरे थे। सम ऑफ विच हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज। उनमें से कुछ कमरों का यूज़ करते थे सामान रखने के लिए। व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम। जब लोग की मौत हो जाती थी लोग उन्हें रिस्पेक्ट करते थे। पीपल लुक आफ्टर सम देम परहैप्स इन देयर बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। लोग बिलीव करते थे उस टाइम के कि मौत के बाद भी एक कोई ज़िंदगी है, इस कारण से लोग उनको रिस्पेक्ट करते थे जिनकी मौत हो जाती थी। Burial is one of the
सच अरेंजमेंट्स। और उसके बाद फिर उनको वो गाड़ते थे ज़मीन के अंदर। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रिचुअल होता था बहुत सारे लोगों के अंदर, ट्राइब्स के अंदर, कि हमें लोगों को जिनकी डेथ हुई उनको बरी करना। सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड इन मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ जैसे जगह के अंदर भी हमें बहुत सारी बरियल साइट्स मिली हैं। इन वन इंस्टेंस, एक बार में हमें एक डेड पर्सन मिला था जिसको गोड्स के साथ बरी करा गया था, विच प्रॉबली मेंट टू सर्व एज अ फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। अब देखा कि एक बंदे को बरी करा गया और उसके साथ गोड्स रखी गई थी, जो मे भी शायद उन लोगों ने बिलीव करा होगा कि वो उसके लिए खाना है फ्यूचर में। अब आगे पढ़ते हैं। अ क्लोजर लुक, डाउजली हेडिंग। अब डाउजली हेडिंग नाम हम के बारे में पढ़ते हैं, और ये एक साइट है जो लोकेटेड है हमारी ब्रह्मपुत्रा वैली के आसपास, क्लोज टू द राउट्स लीडिंग इनटू चाइना और म्यांमार। ये जो रूट है उस पर ये पड़ती है जो चाइना और म्यांमार से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। हेयर स्टोन टूल्स इंक्लूडिंग मोटर एंड पेस्टल्स हैव बीन फाउंड। अब यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा सिलबट्टे और कूटने वाली पेस्टल्स मिली हैं हमें। दिस इंडिकेट दैट द फूड वर प्रोबेबली ग्रोइंग ग्रेन्स एंड प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम इट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे खाना उगाया जाता होगा, खाना पकाया जाता होगा। अदर फाइंड्स इंक्लूड जेडजाइट। जेडजाइट क्या होता है? वो एक स्टोन है जो चाइना से मंगवाया जाता है, वहाँ पे मिलने वाला एक स्टोन है। ऑल्सो कॉमन आर द फाइन टूल्स ऑफ मेड ऑफ फॉसिल वुड। ओके, और साथ में हमें स्टोन्स भी हमें टूल्स मिलते हैं जो फॉसिल वुड से बने। फॉसिल वुड क्या होती है? वो एक पुरानी लकड़ी होती है जो इतनी हार्ड हो जाती है कि वो पत्थर की तरह हार्ड हो जाती है स्टूडेंट्स। और पॉटरी, मिट्टी के बर्तन वगैरह मिले। हम एल्सवेयर में पढ़ते हैं। Find Turkey in your atlas. One of the most famous Neolithic sites, Katal Hyung, was found in Turkey. Several things were brought from great distance: flint from Syria, cowries from Red Sea, shells from the Mediterranean Sea, and used in settlements. Remember, there were no carts. Most things would have been carried on the backpacks of animals such as cattle or by people. अब हम टर्की में एक जगह है जिसका नाम है कताल ह्यूम, वहाँ पे हमें फ्लिंट मिला। फ्लिंट बेसिकली स्टूडेंट्स एक एलॉय होता है जो 2 मेटल से बनाया जाता है। हमें काउरीज मिली हैं। काउरीज आर बेसिकली जो आई डोंट नो, मैं भूल गई स्टूडेंट्स काउरी क्या होती है। हमें जो रेड सी से काउरीज मिली हैं, और शेल्स हमें मेडिटेरियन सी से मतलब सीपियाँ मिली हैं। जो लोग वहाँ आए होंगे ना, उन लोगों ने अपने साथ लेकर आए होंगे, उनके साथ हमें वो चीज़ें वहाँ पे आर्कियोलॉजी में जब हमने खुदाई करी तो हमें ये सारी चीज़ें मिली स्टूडेंट्स। सो इसी तरीके से हम